वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री एंड आज यहाँ पर हम 19 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। एंड आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, आशीष कुमार चौहान जी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये जो आशीष कुमार चौहान जी हैं, इनको सेबी ने जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में चूज़ किया है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये होता है आपके सेबी का फुल फॉर्म। एक चीज़ और आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ये जो आपके सेबी हैं इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना ज़रूर से आप लोग याद रखिएगा कि इनकी स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। ठीक, सो ये हुआ इनके हेडक्वार्टर के बारे में। और इनकी अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि इनकी अध्यक्ष कौन है। तो इनकी अध्यक्ष का नाम है माधवीपुरी बुच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये जो आपका सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, आपको ये बताना है। तो इसमें महिला एकल का खिताब जो है आपकी PV सिंधु जी ने जीता है। किसने, PV सिंधु जी ने जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपका ये PV सिंधु जी हैं, इन्होंने अपना पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो है पहला खिताब जीता है इन्होंने, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इन्होंने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का अपना पहला महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि इन्होंने ये पहला महिला एकल का खिताब जीता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब इन्होंने ये जो है खिताब जीता है तो ये जनरल सी बात है कि इन्होंने किसी न किसी को हराया होगा। तो इन्होंने जो हराया है वो किसको हराया है, चीन की वांग जी को। ठीक है, तो ये जो चीन की वांग जी हैं, इनको हराया है। वांग जी ये पूरा नाम है इनका, थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखिएगा कि वांग जी को इन्होंने हराया है। ठीक, PV सिंधु जी ने 2022 में 3 खिताब जीते हैं, जिनको आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला जो इन्होंने खिताब जीता है वो स्विस ओपन जीता है। कौन सा जीता है, स्विस ओपन। ठीक है, स्विस ओपन। दूसरा जो इन्होंने जीता है वो इन्होंने जीता है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल। ठीक है, सो ये इन्होंने जीता है। और तीसरा इन्होंने कौन सा जीता है, तीसरा तो आप लोग देख ही रहे हैं, इन्होंने तीसरा सिंगापुर ओपन जीता है, सिंगापुर ओपन। सो ये 3 आप लोगों को याद रखना है, जो कि आपकी PV सिंधु जी ने 2022 में ये इन्होंने खिताब जीते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ये आपका गोल्ड पदक से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर ISSF का आपको फुल फॉर्म दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, लेकिन इंग्लिश में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग
स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग इनका इंग्लिश में नाम। ठीक है, सो आपके ISSF में विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर की राइफल स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल जीता है वो आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी ने जीता है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इन्होंने किसको हराया है। आजकल परीक्षा में ये पूछा जाने लगा है। हराया जाने का मतलब ये है कि उप विजेता कौन रहा है, क्योंकि जिसको हराया होगा वो उप विजेता रहा होगा, है ना। तो इन्होंने जो हराया है वो हराया है जकान पैकलर को। किस, हंगरी के ये जो जकान पैकलर है इनको हराया है। जकान पैकलर कहाँ के हैं, ये हंगरी के हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि हंगरी आपका किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है और आपको बताना है कि ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक, सो बताइएगा आप लोग हंगरी के बारे में। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे कि किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आपको एक दिवस और याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 18 जुलाई। 18 जुलाई को आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। सो याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो 18 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय नौसेना को किलो श्रेणी की पनडुब्बी डैश को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, INS सिंधु ध्वज। ये ध्वज लिखा हुआ है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सिंधु ध्वज। ठीक, अब सिंधु ध्वज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपकी ऐसी एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एकमात्र ऐसी जो है आपकी INS पनडुब्बी थी, एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे PM द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपकी INS सिंधु ध्वज, इसीलिए क्योंकि ये आपकी एकमात्र ऐसी पनडुब्बी थी जिसे आपके PM द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि एक एग्ज़ाम में पूछी गई थी। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो भारतीय नौसेना जो होती हैं आपकी, भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर बताइए आप लोग कौन होते हैं। तो जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारतीय नौसेना के, वो होते हैं आपके राष्ट्रपति जी। वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी होंगे वही भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। अब थोड़ी सी आप लोग जो है जानकारी भारतीय नौसेना के बारे में जान लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ भारतीय नौसेना। इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है ताकि चीज़ें आपके पास रहें और आपको रिवीजन के टाइम ये सारी चीज़ें काम आएँ। ठीक है, भारतीय नौसेना जो है इनकी स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय नौसेना की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी 26 जनवरी, मैं यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ कलर, 26 जनवरी 1950 में की गई थी। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ कौन है, तो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि 2022 में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला
भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। सो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला ना भारत का पहला एकमात्र राज्य बना है। सो आपका यहाँ पर आंसर होगा केरल। केरल जो है आपके भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बना है जिसकी खुद की इंटरनेट सेवा है। ठीक है, इन्होंने खुद की इंटरनेट सेवा जो है शुरू की है, जिस वजह से ये भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। अब केरल के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। केरल जो है इनकी कैपिटल कहाँ पर है, यानी कि इनकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, वानंतपुरम। ठीक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, चीफ ऑफ गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। सो याद रखिएगा कि आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। ठीक, सो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के साथ भागीदारी की है। सो यहाँ पर आपका तेलंगाना एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि तेलंगाना की राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के में आपके जो यूएनडीपी हैं इनके साथ भागीदारी की है। अभी थोड़ा सा यूएनडीपी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर आपसे। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, और इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, सो याद रखिएगा आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी को कहते हैं। यूएनडीपी के हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखिएगा, चाहे जो कुछ याद रखिए चाहे ना याद रखिए आप लोग। और इनकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछी जाती है। तो इनकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को इनकी स्थापना की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि 2022 में इंडिगो के गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडिगो के गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में मेलीवितिल दामोदरन जी को चुना गया है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 को यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि आपका जो है किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि एविएशन पैसेंजर चार्टर जो कि आपके फलाने देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपका किससे संबंधित है। तो ये बेसिकली यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। ठीक, सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने अपने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि यूनाइटेड किंगडम में आपका क्या क्या आता है, फिर से मैं यहाँ पर बता देती हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड किंगडम में आपका इंग्लैंड आता है, आता है, स्कॉटलैंड आता है। याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आपको जो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉटलैंड आता है एंड आपका वेल्स आता है, एंड वेल्स के साथ ही साथ आपका उत्तरी आयरलैंड आता है। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग इसमें जो है दक्षिण आयरलैंड को भी शामिल कर देते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उत्तरी आयरलैंड ही आता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, एंड आपके यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो आपकी लंदन है, याद रखिएगा। और इनकी करेंसी क्या है, करेंसी है इनकी पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग ये इनकी कैपिटल है और ये इनकी करेंसी है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैपिटल और ये आपके जो पाउंड स्टर्लिंग है ये इनकी क्या है, करेंसी है। ठीक, सो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है इनके बारे में।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया था पिछले वाले वीडियो में कि अब आपको यहाँ पर कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और टॉपिक कवर कराऊंगी जो कि आपका पिछला करंट अफेयर होगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं एक फ्रेश पेज ले लेती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्रेश पेज ले लिया। आज हम यहाँ पर जानेंगे आर्द्रभूमियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, रामसर संधि कब आई थी, कब लागू की गई, भारत कब इसमें शामिल हुआ, इस बार की थीम क्या थी, हम किसी भी भूमि को आर्द्रभूमि कब कहते हैं, सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, पहला वेटलैंड कौन सा था, कुल रामसर स्थल कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये तो बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता ही होगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। आज थोड़ा सा पेन आपको लग रहा होगा कि ब्लिंक कर रहा है, बिकॉज लाइट नहीं है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है गर्मी की वजह से ये पेन मूव नहीं कर पा रहा है ठीक से। ठीक, सो थोड़ा सा आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा और इसको मैनेज कर लीजिएगा और यहाँ पर आप बताइए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2 फेब को आपका जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, फेब में तो वैसे हम लोग बहुत सारे दिवस याद रखते हैं, लेकिन आपको विश्व आर्द्रभूमि दिवस जरूर से याद रखना है। रामसर संधि आपकी कब आई थी, तो रामसर संधि जो आपकी थी, रामसर, ठीक है, रामसर संधि, ये जो रामसर संधि थी ये आपकी कब आई थी, ये आपकी बेसिकली 1971 में आई थी। लागू कब हुई थी, लागू आपको याद रखना है कि रामसर संधि जो लागू की गई थी 1975 में लागू की गई थी। भारत इसमें कब शामिल हुआ रामसर संधि में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। भारत कब शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, तो भारत जो है आपका शामिल हुआ था 1981 में शामिल हुआ था रामसर संधि में, 1981 में शामिल हुआ था। इस बार के आर्द्रभूमि की जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस था, इसकी थीम क्या रही, तो इस बार के आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम थी वो थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वेटलैंड। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, आज आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोग थोड़ा सा फोकस बनाए रखिए। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि हम किस भूमि को आर्द्रभूमि कहते हैं। ठीक, जब किसी भूमि पर 8 महीने तक लगातार पानी रहता है, याद रखिएगा कि जब किसी भूमि पर 8 महीने तक लगातार पानी रहता है तब जाके हम उसको आर्द्रभूमि घोषित करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसी भूमि को आर्द्रभूमि कब कहते हैं, तो अगर किसी भूमि पर 8 महीने लगातार पानी भरा रहता है तब हम उसको आर्द्रभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है आपके प्यारे भारत में। तो सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो है आपका सुंदरबन। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड। तो सबसे बड़ा वेटलैंड है आपका सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन आपका जो है सबसे बड़ा वेटलैंड माना जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। भारत का जो सबसे पहला वेटलैंड है वो कौन सा है, तो सबसे पहला वेटलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहला जो वेटलैंड है वो आपका कौन सा है, कोलेरो झील था। कोलेरो झील, ये कहाँ पर है कोलेरो झील, तो ये कोलेरो झील जो है आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कुल रामसर स्थल कितने हैं आपके प्यारे भारत में, तो कुल रामसर स्थल कितने हैं, तो कुल रामसर स्थल 49 है। ठीक, अभी आपके नवीन जो हैं वो कौन बने हैं, तो नवीन आपको जरूर से याद रखना है, जो कि 2022 में बने हैं, अभी रिसेंट में ही बने हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो ये पूछा ही जाना है, आप चाहे मान के चलें या ना माने, आपको ये क्वेश्चन मिलना ही है वेटलैंड से संबंधित, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो जो नवीन आपके जो रामसर स्थल बने हैं उनमें पहला जो बना है वो है आपका खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य। खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य,
तो आपका जो खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। ठीक। दूसरा कौन सा अभी नवीन बना है? तो दूसरा जो है आपका वो है आपका बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, फिर से यहाँ पर पेन जो है ब्लिंक कर गया, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। सो इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो आपका सुंदरबन है। एंड आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहला जो वेटलैंड था वो कोलेरो झील था आंध्र प्रदेश में। कुल रामसर स्थल कितने हैं आपके प्यारे भारत में? तो प्यारे भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो आपकी 49 है। जो नवीन अभी रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, जो कि आपके 2022 में घोषित किए गए हैं, तो पहला है इनमें खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। इन दोनों को ही मिलाकर आपके कुल 49 बने हैं। अदरवाइज आप ये ना सोचें कि इन दो को जोड़ दिया तो 51 हो गए, ऐसा नहीं है बेटा। ये आपके टोटल मिला के 51 नहीं है, ये आपके 49 ही हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिखा गया है। सो ज़रूर से याद रखिएगा इतनी चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये जो नया मैंने आज को शामिल किया है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे वीडियो को। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।